हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग 16th कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज एनेक्सेशन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, बस जितनी स्क्रीन पर आपके सामने ये पीपीटी का पेज दिख रहा है सिर्फ उतना ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। एनेक्सेशन क्या मतलब होता है? एनेक्सेशन का कंट्री के कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल डोमेन के कंसेप्ट के अंतर्गत अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसका मतलब होता है एक कंट्री का, कोई भी एक कंट्री है एबीसी, उसने किसी एक अन्य कंट्री के ऊपर या किसी अन्य रीजन के ऊपर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, एनेक्सेशन जो है वो एक तरीके से किसी भी एक कंट्री की, किसी एक रीजन के ऊपर, नेशन स्टेट के ऊपर जो पॉलिसी होती है वो फोर्सफुल पॉलिसी होती है। फोर्सफुल मतलब जब कब्जा करा जाएगा तो फोर्सफुल ही करा जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर कब्जा करा जा रहा है वहां पर दो कंटेक्स्ट निकल कर आते हैं। जैसे ये कंट्री है ए, इसने कब्जा करा कंट्री बी के ऊपर। बी क्या कर सकता है? बी जो है उसको पसंद नहीं आएगा कि कंट्री ए हमारे ऊपर कब्जा कर रही है, तो बी कंट्री अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगी। बी कंट्री, राइट? बी कंट्री करेगी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश। बी कंट्री अगर डिफेंड करते हुए हार गई तो ए कंट्री को उसको अपनी टेरिटरी जो है सौंपनी पड़ेगी। सिचुएशन नंबर 2, सेम मान लेते हैं, कंट्री ए कंट्री बी के ऊपर कब्जा कर रही है। अब बी को ये चीज भले ही पसंद नहीं आ रही है, लेकिन बी को पता है कि उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, लाइक इन टर्म्स ऑफ उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास इतनी मिलिट्री नहीं है, इतने आर्मामेंट्स नहीं है, हथियार नहीं है कि वो अपने आप का बचाव कर सके कंट्री ए के सामने। कंट्री बी को ये लगता है कि उसकी औकात कंट्री ए के सामने छोटी है, वो नहीं डिफेंड कर पाएंगे, कोई फायदा नहीं है डिफेंड करने से। तो ऐसे हालात में कंट्री बी मन मारते हुए अपनी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की जो क्षमता है, उसको सेक्रीफाइस कर देती है और इस सॉवरेनिटी को कंट्री ए के हवाले कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसके सामने कमज़ोर है, लड़ने का या भिड़ने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि पहल जो है, जो शुरुआत है, वो कंट्री ए ने ही कर रखी है। लेकिन कंट्री बी को ये पता है कि हम डिफेंड तो कर ही नहीं सकते, ना हमारे पास रिसोर्सेज है, ना मैन एंड मटीरियल है, ना आर्मामेंट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिचुएशन बी जो हमने डिस्कस करी उसमें ये भी हो जाती है कि कंट्री बी को ये भी लगता है कि कोई अन्य कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री की मदद भी नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन के अंदर, या इसको कोई हेल्प मिलेगी ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंट्री बी जो है जानबूझकर कंट्री ए को अपनी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, जो पूरा का पूरा जो तख्ता होता है, वो हवाले कर देती है कंट्री ए के। तो एनेक्सेशन जो है, जैसा कि आपने देखा, दो तरीके से हो सकती है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे फोर्सफुल नेचर ऑफ एनेक्सेशन की। फोर्सफुल नेचर तो है, लेकिन सामने वाली कंट्री का, जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग बात करें, कंट्री बी का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वो लड़ेंगे? लड़ने के बाद, हारने के बाद देंगे क्या ए को अपनी कंट्री? या फिर उनका लड़ने का मन ही नहीं है, कंट्री ए ने कंट्री बी के अंदर घुसपैठ करा, कंट्री बी को लगता है ना हेल्प मिलेगी, ना रिसोर्सेज हैं, ना मैन एंड मटीरियल है, ना इतना पैसा है, ना इतने हथियार, बंदूक, टैंक है, ना इतनी आर्म फोर्सेस कैपेबल है कंट्री ए के सामने टिकने के लिए। तो कंट्री बी जो है अपनी कंट्री का मालिकाना हक कंट्री ए को चाहे मन मारकर ही सही लेकिन सौंप देगी। तो एनेक्सेशन का फाइनली अब हम मतलब जो है वो डीकोड करते हैं कि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के अंदर विद रिगार्ड टू आईआर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं एनेक्सेशन की पॉलिसी को। तो सिंपल टर्म्स में दोस्तों, एनेक्सेशन एक ऐसा हथकंडा होता है, एक ऐसा तौर तरीका होता है, मोड है, ये एक मीन्स है जिससे किसी भी अन्य टेरिटरी को जो है वो ऑक्यूपाई करा जा रहा है, उसके ऊपर कब्जा बनाया जा रहा है। अब वो टेरिटरी
जो कि कोई एक कंट्री चाह रही है कि हमारी हो जाए, वो हो सकता है किसी अन्य देश की टेरिटरी हो, या ये भी हो सकता है वो टेरिटरी किसी की भी ना हो और एक कंट्री उसके ऊपर कब्जा इसलिए कर रही है कि ये एक तो किसी की है नहीं और हमें यहाँ पर बड़े सारे जो हैं रिसोर्सेज मिलने लगे हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कभी कुछ हो सकता है क्या कि एक जो टेरिटरी है वो किसी की भी बिलोंग ना करती और कोई कंट्री उसको हथिया ले, ऑक्यूपाई कर ले? तो यस, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जैसे हम एक कॉन्टिनेंट का अगर यहाँ पर एग्जांपल ले लें स्टोरी मेकिंग के लिए ही सही, डैट इज एंटार्क्टिका। आज के समय में मैं एंटार्क्टिका को एक बैरन लैंड बोल सकता हूं क्या? ऐसा बोल सकता हूं क्या? इस जगह की 99% जो ज़मीन है, वैसे तो वहाँ पर सब कुछ बर्फ़ ही है, लेकिन 99% जो ज़मीन है वो एक तरीके से किसी भी कंट्री की नहीं है, वो अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड से ज़्यादा ज़्यादा बेटर वर्ड हम ये बोल सकते हैं, वो अन इनहैबिटेड है। यानी कि वहाँ पर जो लोग हैं वो नाम मात्र के बराबर रह रहे हैं, और जो रह भी रहे हैं तो वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं या कोई रिसर्च वर्कर्स हैं जिनकी एक कंट्री की रिसर्च लेबोरेटरीज जो हैं वो एंटार्क्टिका में हैं, इसलिए वो वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन क्या मेरा ऐसा बोलना ठीक है कि कंट्री का जो मेजोरिटी ऑफ द लैंड एरिया है, कॉन्टिनेंट का, सॉरी कंट्री तो है ही नहीं है, वो अनऑक्यूपाइड है, इनहैबिटेड है, अनइनहैबिटेड है, कोई नहीं रह रहा वहाँ पर? और एंटार्क्टिका कौन सी कंट्री के अंतर्गत आता है बताओ? कौन सी कंट्री के अंतर्गत आता है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट? किसी का है? किसी का भी नहीं है। तो यहां पर मान लो कि कल को चाइना को, अमेरिका को, किसी भी अन्य देश को, एक्स वाई जेड, यहां पर कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं कि ये जो पूरे का पूरा बर्फ का जो ढांचा है, इसके नीचे जाकर हमें लैंड में या फिर कहीं पर भी समुद्र के अंदर हमें कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं। वहाँ पर जाकर वो अपने प्लांट्स बनाते हैं, अपनी मशीनरी लेकर जाते हैं, अपने लोगों को लेकर जाते हैं और उतने एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वो अलग बात है, वो बात की बातें हैं कि यूनाइटेड नेशंस उसके ऊपर सेंक्शन लगाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो अलग अलग देश हैं, उसके ऊपर आरोप लगाएंगे, उसको रोकेंगे, यूनाइटेड नेशन से बोलेंगे कि आप जो है एंटार्क्टिका को ऐसे पॉल्यूट मत होने दो, वहाँ पर पेंगुइन्स को ये हार्म कर रहे हैं, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के चक्कर में ये एंटार्क्टिका की जो टोपोग्राफी है, जो उधर का इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है अगर ये वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटीज़ करेंगे। वो बात की बातें हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री एंटार्क्टिका में रिसोर्सेज का हवाला देते हुए वहाँ पर चले जाए, अभी तो वहाँ पर वो किसी के अंतर्गत आता नहीं है, ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इतनी नॉर्मली भी ऐसे करके जाने नहीं दे सकता। यूनाइटेड नेशंस ने बड़ी सारी पाबंदियां लगा रखी हैं ऐसे लैंड्स के ऊपर, ऐसे रीजन्स के ऊपर जहाँ पर जो कोई किसी कंट्री के अंतर्गत नहीं आता जो लैंड। एंटार्क्टिका उनमें से एक है। ठीक है, इसलिए एंटार्क्टिका को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं कि एंटार्क्टिका है किसका। जब यूनाइटेड नेशन से पूछा जाता है कि एंटार्क्टिका किसका है, तो यूनाइटेड नेशंस कहता है कि एंटार्क्टिका सबका है। इसलिए एंटार्क्टिका को हम लोग आईआर के कंटेक्स्ट पे एक स्पेशल नाम देते हैं। एंटार्क्टिका को बोला जाता है, जो कि क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक की एनसीईआरटी में मैंने आपको कवर करवाया था, इसको हम बोलते हैं इट इज पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स मतलब पृथ्वी पे रहने वाले जो भी कंट्रीज हैं, जो भी उन कंट्रीज के लोग हैं, जो रिसोर्सेज उन सबके लिए हैं, जैसे सूरज हो गया, हवा है, पानी है, ये सब कुछ ग्लोबल कॉमन्स के अंदर आता है। एंटार्क्टिका भी उसी कैटेगरी में आता है, ग्लोबल कॉमन्स की कैटेगरी में। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स के डिस्कशन को हम आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी जो कोल्ड वॉर वाली एनसीईआरटी है क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके अंदर मैं ये चीज़ आपको कवर करवा चुका हूँ। चैप्टर 3 के अंदर भी बताया था मैंने आपको, जो यूएस हेजीमनी वाला चैप्टर था, और जो चैप्टर 9 है, लास्ट चैप्टर है जो उस बुक का, सॉरी सेकेंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 एनवायरमेंट, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एंटार्क्टिका ग्लोबल कॉमन्स के अंदर आता है। तो ये भी एक प्रकार की एनेक्सेशन ही होगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर कोई कंट्री एंटार्क्टिका के ऊपर ऐसी नज़रें बनाती है, या फिर किसी अन्य देश की टेरिटरी को, या फिर उसकी कोई ओवरसीज टेरिटरी है
ओवरसीज टेरिटरी मतलब कोई कंट्री है वो इतनी है और थोड़ी सी दूर जाकर उसका एक पार्ट है, ये भी इसी कंट्री का पार्ट है। तो कंट्री ए ने क्या करा, इसके ऊपर तो कब्जा नहीं करा, यहां पर इसके ऊपर कब्जा कर लिया कंट्री ए ने। तो ये भी एक प्रकार से एनेक्सेशन की पॉलिसी ही होगी कंट्री ए के द्वारा। एनेक्सेशन यूजुअली एक यूनिलेटरल एक्ट होता है। यूनिलेटरल एक्ट का मतलब ये होता है, एक्ट यहां पर एक्ट का मतलब है एक्शन। जो पहल है, जो पहला कदम लिया गया, जो पहल करी है वो किसी एक कंट्री ने करी है। उसके पीछे हो सकता है कि इनकी दुश्मनी चल रही हो, या फिर एक कंट्री की दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज पर बुरी निगाह पड़ गई हो, या फिर उसको लगा हो कि हम आराम से इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इस बेचारी कंट्री की तो कोई मदद भी नहीं करेगा, कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी, हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस भी नहीं लगेंगे। तो यूजुअली एक यूनिलेटरल एक्ट होता है, यानी कि जो पहल करी जाती है वो किसी एक कंट्री के द्वारा करी जाती है, पहला कदम उसके द्वारा रखा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली कंट्री से आपके रिश्ते जो है पहले ख़राब हों, या कोई वॉर की सिचुएशन चल रही हो, या आपने कोई खुंदक निकाली हो पुरानी, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पहल होती है, जो पहला एक्शन होता है, वो किसी एक ही कंट्री के द्वारा लिया जाता है। जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अभी तक जो उस टेरिटरी या उस कंट्री को पोजेस कर रहा था, यानी कि जो सरकार अभी तक एक कंट्री के ऊपर अपना मालिकाना हक चला रही थी, या जो उस कंट्री के लोग थे अभी तक उसको अपना देश जो मान रहे थे, तो ये कौन लोग हुए, ये हुए उसके फॉर्मर पोजेसर। मतलब अभी तक ये कंट्री जो थी ये फलानी फलानी सरकार के अंतर्गत आती थी, ये इसके सिटीजन्स थे XYZ। तो जब एनेक्सेशन होती है, ऐसा मान लिया जाता है बहुत बार कि जब एक कंट्री की सरकार या उसके लोग अभी तक उस कंट्री को अपना मान रहे थे, अपनी हुकूमत वहां पर चला रहे थे, अब वो क्या करते हैं, अपनी सॉवरेनिटी को दान में दे देते हैं नए पोजेसर को। और ये नया पोजेसर कौन है, ये वही कंट्री है जिसने एनेक्सेशन करी इस कंट्री के ऊपर, कमजोर कंट्री के ऊपर। और ये कंट्री बी मान कैसे गई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। कंट्री बी को ये लगता है कि हम इतने कमज़ोर है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प नहीं मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है इनके खिलाफ बोलने का। तो वो एक चीज़ जाहिर करते हैं विच इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ऐसा माना जाता है IR के कंटेक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स में, कि कंट्री बी ने कंट्री ए को अपनी कंट्री की टेरिटरी इसलिए दे दी दान में। अब दान क्या मतलब, डर के दे दी। तो वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना उसके पीछे होता है रिस्पॉन्सिबल, विच इज़ नोन एज एक्यूएसेंस। एक्यूएसेंस का मतलब ये होता है, आप ना किसी चीज के पीछे एग्री कर जाते हो, ठीक है, लेकिन फॉर दैट एग्रीमेंट यू आर नॉट हैप्पी। आपने मन मारकर किसी चीज के ऊपर हामी भरी है, क्योंकि आप जानते थे कि इस परिस्थिति के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। दिस साइकोलॉजिकल फिनोमिना इज नोन एज एक्यूएसेंस। कि आप सामने वाले का मन रखने के लिए या फालतू के वाद विवाद में ना फंसते हुए, जब आप किसी पर्सन को, अब यहां पर तो हम वैसे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, जब आप दूसरों का मन रखने के लिए, आपका मन नहीं भी है या फिर आप बिजी हो लेकिन आप किसी को ना कर पाओ और उनकी हाँ में हाँ मिला दो, ठीक है, कि उनको बुरा ना लगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्यूएसेंस। अब IR के कंटेक्स्ट में यहां पर एक्यूएसेंस का मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री ने एक यूनिलेटरल एक्ट करा, कंट्री बी के रिसोर्सेज के ऊपर उसकी निगाह आई। वो कंट्री जानती थी कंट्री ए कि कंट्री बी कुछ भी नहीं कर पाएगी हमारा, उसको हमें अपनी टेरिटरी का कंट्रोल देना ही पड़ेगा। तो कंट्री बी ने यहाँ पर क्या दिखाया, अपना साइकोलॉजिकल फिनोमेना एक्यूएसेंस। वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अपनी कंट्री, उसको अपनी टेरिटरी, उसको अपना रीजन कंट्री ए को देना ही पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि अपनी सॉवरेनिटी जो है उसको दान में देनी पड़ी, उसको गिरवी रखनी पड़ी कंट्री ए के पास। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, जब कंट्री ए ने कंट्री बी का एनेक्सेशन करा और कंट्री बी ने अपना एक्यूएसेंस जो है वो जाहिर करा, तो कंट्री ए कंट्री बी की हो सकता है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ले ले। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है ए से लेकर जेड मैटर तक जितने भी आपकी कंट्री के वो हम संभालेंगे, यानी कि अब पूरी की पूरी आपकी कंट्री का मालिकाना हक जो है वो हमारे पास आ गया। या फिर हो सकता है कि किसी एक एरिया में कंट्रोल ले ले, पूरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल ना ले। जैसे चाइना ने श्रीलंका को बहुत अभी कुछ साल पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो चाइना की, जिससे चाइना पूरे साउथ एशिया का बाप बनने का सपना देख रहा है, और चाइना का बखूबी साथ इस चीज़ में पाकिस्तान दे रहा है, और इंडिया इससे नाखुश है, क्योंकि ये जो सिल्क रूट पॉलिसी है चाइना की, या फिर जिसको हम कहें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है,
उसके तहत चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपैक लॉन्च करा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे इंडिया नाखुश है और इसलिए इंडिया ने मना कर दिया था कि हम तुम्हारी सिल्क रूट पॉलिसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, रशिया भी ज्वाइन कर चुका है, और रशिया में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि रशिया में मनाता भी रहता है कि भारत को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मोदी जी का कॉल भी आया पुतिन जी का जो है इसके पास, इंडिया के पास, लेकिन हम खुश नहीं हैं चाइना के इस रवैये से। तो चाइना ने उसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत चलते क्या हुआ, श्रीलंका का एक जो पोर्ट है वो हासिल कर लिया। चाइना ने पहले बहुत लोन दिया श्रीलंका को और बोला ब्याज के साथ आप हमें पैसे वापस करना। वो जानता था कि श्रीलंका की हालत टाइट है, श्रीलंका पैसे वापस कर नहीं पाया, और उसका एक जो पोर्ट था उसकी 99 ईयर्स की लीज जो है वो अपने पास ले ली। जस्ट इमेजिन दोस्तों, 99 साल के लिए मालिकाना हक ले लिया। अब पूरे श्रीलंका के तो ऊपर कब्जा नहीं कर पाया वो, तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं इस्तेमाल करी चाइना ने यहाँ पर, उसको कंट्रोल एक एरिया का मिला। एंड दैट पोर्ट इज नोन एज, जो बंदरगाह के ऊपर है, हिंदी में पोर्ट को बंदरगाह कहते हैं, जहां पर शिप्स वगैरह खड़े होते हैं किसी कंट्री के, दैट पोर्ट इज नोन एज हम्बनतोता पोर्ट। हम्बनतोता पोर्ट चाइना के पास इसका मालिकाना हक है, 99 सालों का लीज है चाइना के पास। श्रीलंका का पोर्ट है, वैसे श्रीलंका की टेरिटरी में आता है। अब चाइना यहाँ पर 99 सालों के लिए कुछ भी करे, अपना मिलिट्री बेस बनाए, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करे, कुछ भी करे, श्रीलंका चाहकर भी उसको कुछ नहीं बोल सकता। ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एनेक्सेशन है, आप कहीं उसको ये समझने लग जाओ सर क्या चाइना ने एनेक्स करा है। नहीं, एनेक्सेशन तो देखो ये होता है कि धोखाधड़ी से आप किसी के ऊपर कब्जा कर लो। यहाँ पर चाइना ने तो लोन दे देकर उसको फंसाया, लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि चाइना ने इस कंटेक्स्ट के अंदर पूरे श्रीलंका के ऊपर कब्जा नहीं करा दोस्तों, उसका एक जो पोर्ट है उसके ऊपर निगाह थी चाइना की, क्योंकि चाइना उसको अपने स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन मानता है हम्बनतोता पोर्ट को, जिससे वो काफ़ी हद तक उसको ऐसा लगता है चाइना को कि इंडियन ओशन में हो रही हिंदुस्तानी शिप्स की जो हरकतें हैं, या और भी जो कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान की जो दोस्त बनती हैं, मॉलडीव्स वगैरह, इनके ऊपर हम कड़ी निगरानी रख सकते हैं हम्बनतोता पोर्ट को हासिल करने के बाद 99 सालों के लिए। ठीक है, तो एनेक्सेशन का एग्जाम्पल एक क्या होगा, जैसे रशिया को अपनी बेसिकली हेजीमनी जो है वो दिखानी थी। हेजीमन है तो नहीं वैसे रशिया, लेकिन दादागिरी इसको दिखानी थी। तो कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन करी थी, और टाइम टू टाइम करता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। कुछ टाइम पहले क्या कि बीच बीच में चलता रहता है सिलसिला, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे कुछ एक्टिवेट होता है। रशिया यूक्रेन की टेरिटरीज के ऊपर उसकी नज़र रहती है। तो रशिया जो है बिना वार्निंग दिए, बिना कुछ करे, यूक्रेन की टेरिटरी पर अगर गिद्ध की तरह, ईगल की तरह आंख बिठाकर बैठा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि रशिया जो है वो एनेक्स करना चाहता है या एनेक्स कर चुका है, अगर वो कर ले तो, यूक्रेन की टेरिटरीज को। ठीक है, अब एक बात और क्लियर करना चाहूंगा मैं दोस्तों यहां पर आप सभी को, कि जो एनेक्सेशन है ना वो मिलिट्री ऑक्यूपेशन पॉलिसी से थोड़ा सा अलग होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मिलिट्री ऑक्यूपेशन? दोस्तों, मिलिट्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि जब एक देश की मिलिट्री किसी भी एक एरिया के ऊपर, कोई भी एक एरिया है, कोई भी एक रीजन है, या मान लो पूरी की पूरी कोई एक कंट्री है, उसके ऊपर आर्मी वालों ने उस रीजन के ऊपर, उस रीजन के उस एरिया के ऊपर, उस रीजन के ऊपर, उस कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो जमा लिया, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाली पार्टी की जो मिलिट्री है या उसकी जो आर्म फोर्सेस है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे पास बहुत दम है। उसको हम कहते हैं मिलिट्री ऑक्यूपेशन। और वो ऑब्वियस सी बात है, आपके मन में यह आया होगा कि सर ये मिलिट्री ऑक्यूपेशन के पीछे भी तो उस पर्टिकुलर देश की सरकार ही रिस्पॉन्सिबल रहती होगी ना, जिसने इस मिलिट्री को बोला होगा ऐसा कदम उठाने के लिए। यस, 99% टाइम्स तो ऐसे ही होता है कि सरकार के ऑर्डर पे ये मिलिट्री ने इस एरिया, इस रीजन, इस कंट्री के ऊपर अपनी ऑक्यूपेशन, अपना कंट्रोल जो है जताया होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब किसी कंट्री की किसी एक एरिया की मिलिट्री जो है अपनी ही सरकार को गिराकर देश के ऊपर कंट्रोल ले लेती है। जैसे आप जानते हो कि काफ़ी नोटोरियस मानी जाती है, काफ़ी डेविलिश और ईविलिश मानी जाती है पाकिस्तान की आर्मी। टाइम टू टाइम इन्होंने डेमोक्रेटिक लीडर्स को मारा है, उनका असैसिनेशन करा है, देश की सत्ता में अपना अहम कदम रखने के लिए, अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए। और रिसेंटली अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, शेख हसीना जी को बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के पद से हटकर रातों रात वहाँ से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके पीछे भी ऑपोजिशन पार्टी और बांग्लादेश की मिलिट्री का हाथ था। खैर जो भी है,
स्ट्राइकिंग द बुल्स आई, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हालांकि मिलिट्री ऑक्यूपेशन से डिफरेंट होता है, राइटर हमें ये कह रहा है एनेक्सेशन की पॉलिसी मिलिट्री ऑक्यूपेशन से काफ़ी डिफरेंट होती है, लेकिन मिलिट्री ऑक्यूपेशन होने की वजह से एनेक्सेशन जो है उसका एक आउटकम या आफ्टर इफेक्ट के तौर पर निकल कर आ सकता है, एनेक्सेशन में राइज फ्रॉम मिलिट्री ऑक्यूपेशन। ठीक है। अब जैसे कभी कभार ना सरकार ये भी बोल सकती है अपने देश में मिलिट्री को, ऐसा मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, सरकार ये भी बोल सकती है अपने देश की मिलिट्री को कि तुम जाओ और अपने ही देश के अंदर, मतलब सरकार एक पर्टिकुलर देश की है, वो अपनी ही मिलिट्री को अपने ही देश की टेरिटरी में भेज रही है कि जाओ उसको मिलिटरीली ऑक्यूपाई करके लेकर आओ। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि सरकार खुद के देश में खुद की मिलिट्री को खुद के देश के एरिया में जाकर भेज रही है कि जाओ उसके ऊपर कंट्रोल करके लेकर आओ? पॉसिबल है, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। साल 1961 में इंडियन आर्मी को भारत की सरकार ने भेजा था कि तुम जाओ और गोवा, दमन एंड दीव को मिलिटरीली ऑक्यूपाई करके लेकर आओ। और तब भारत की सरकार ने इस मिलिट्री ऑक्यूपेशन का एक ऑपरेशन लॉन्च करा था, नाम दिया था इसको ऑपरेशन विजय, इन ऑर्डर टू लिबरेट गोवा फ्रॉम द चंगुल ऑफ, पकड़ ऑफ, मतलब मैं हिंदी टर्म बोल रहा हूँ, किसके चंगुल में था गोवा, किसकी पकड़ में था, किसके कब्जे में था गोवा? वो थे पोर्चुगीज। पोस्ट इंडिपेंडेंस में ईशा ठकुराइन आप लोगों ने सुना होगा ना ये, कि जब पूरे के पूरे अंग्रेज चले भी गए थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी, हमें बाद में पता लगा यार ये पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो भारत की टेरिटरी में अभी तक बैठे हुए हैं। हम ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पावर थे, चले गए। आज़ादी के बहुत टाइम के बाद हमने देखा पोर्चुगीज को हमने बोला कि हमने इंडिया को इंडिया एज ए यूनियन बना लिया, आप छोड़ के चले जाओ। हथियार उठा लिए इन्होंने हमारे खिलाफ, हम तो नहीं जाएंगे जी, हमारा एरिया है। हमने कहा भाई अब हम किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले, प्यार से मान जाओ। नहीं माने, वार्निंग दी, नहीं माने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और नेहरू जी की सरकार ने मिलकर तब आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो नहीं रहे थे, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 1961 का टाइम है। तो भारत की सरकार ने अंडर नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप इंडियन आर्मी का ऑपरेशन लॉन्च करा, ऑपरेशन विजय, और गोवा को लिबरेट कराया फ्रॉम द पकड़, फ्रॉम द चंगुल, फ्रॉम द कब्जा ऑफ पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कैसे एक देश की खुद की मिलिट्री खुद की सरकार के कहने पर खुद के किसी एरिया को मिलिटरीली ऑक्यूपाई कर सकती है क्या? खुद के किसी एरिया को एनेक्स कर सकती है क्या? यस कर सकती है, अगर वहां पर हमारे किसी एक एरिया में कोई एक एनिमी शरण लेकर बैठा हो, सांप की तरह फन फैलाकर बैठा हो और वो वहां से टस से मस होने को तैयार नहीं है, तब ऐसा करा जा सकता है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। ठकुराइन, ईशा, कोई दिक्कत है? ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे यूपीएससी का और स्टेट पीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। PSIR है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री है, लॉ है एंड साइकोलॉजी है। ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना या कॉल कर देना, ये मेरा ही पर्सनल नंबर है। और इन डिस्कशंस की अगर आप PDF को अवेल करना चाहते हैं तो यू नीड टू पे 21 रुपीज़ इस स्कैनर पर, कोई भी UPI ऐप जो इस्तेमाल करते हो आप, और 21 रुपीज़ को पे करने के बाद हमारी इस नंबर पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना और किस सब्जेक्ट की कौन सी PPT चाहिए वो बता देना। हमारी टीम आपको PPTs और PDF सेंड कर देगी। ठीक है। पूरे चैप्टर का प्राइस 21 रुपीज़ है। ऐसा मत सोचना कि ये जो एक टॉपिक है इसके 21 रुपीज़ हैं। जो भी चैप्टर है, फिर चाहे वो 60 पेज होगा हो चाहे 600 पेज होगा, वो कंप्लीट चैप्टर आपको 21 रुपीज़ में मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये हमारा 16th कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एनेक्सेशन। और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।